नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। सबसे पहले शुरू करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? ऑप्शन ए डेनिस शामल, ऑप्शन बी व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन सी यूलिया स्यूरिडेंको, ऑप्शन डी ओलेक्सी रेजनिकोव। आंसर सी, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वित्त मंत्री यूलिया स्यूरिडेंको को नया प्रधानमंत्री नामित किया है, जो रूसी आक्रमण के बाद से मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम पर दिए गए निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसने यूरोपा की वर्तमान स्वरूप में संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। कथन 2, इसने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। आंसर ए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यूरोपा की वर्तमान स्वरूप में संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए एल्गार परिषद से संबंधित एक याचिका को निरस्त कर दिया। यद्यपि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी राजद्रोह को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है, क्योंकि यह विषय वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अंततः केवल कथन एक सत्य है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। आंसर सी, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित किया गया। इस श्रेणी में भोपाल द्वितीय स्थान पर और लखनऊ तृतीय स्थान पर रहे। ये रैंकिंग निरंतर स्वच्छता प्रदर्शन तथा नागरिक भागीदारी जैसे मापदंडों के आधार पर निर्धारित की गई थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान का समाधि स्थल स्थित है? ऑप्शन ए महरौली, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी हौस खास, ऑप्शन डी तुर्कमान गेट। आंसर सी, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान को दिल्ली में तुर्कमान गेट के निकट बुलबुल खाना क्षेत्र में दफनाया गया था। यद्यपि उनकी मृत्यु हरियाणा के कैथल में युद्ध के दौरान हुई थी, तथापि उनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये तथ्य प्रामाणिक ऐतिहासिक सूत्रों में वर्णित मिलता है। हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 8 के ऐतिहासिक पाठ्यपुस्तक में कुछ विषय वस्तु संबंधी परिवर्तन किए गए हैं, जिनके अंतर्गत रजिया सुल्तान और नूरजहां जैसे ऐतिहासिक महिलाओं को हटाकर रानी दुर्गावती एवं ताराबाई जैसे अन्य प्रमुख महिला विभूतियों को शामिल किया गया है। ये परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो इतिहास शिक्षण को कालानुक्रमिक विवरण से हटाकर विषयक एवं विश्लेषणात्मक ढांचे में प्रस्तुत करने की दिशा में अग्रसर है। निम्नलिखित किलों पर विचार कीजिए। 1 रायगढ़, 2 पन्हाला, 3 ग्वालियर, 4 सिंधुदुर्ग, 5 चित्तौड़गढ़, 6 राजगढ़। उपयुक्त में से कितने किले हाल ही में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 5, ऑप्शन डी सभी 6। उत्तर बी, हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस श्रृंखला में कुल 12 मराठा किले सम्मिलित किए गए हैं। उपर्युक्त सूची में से निम्नलिखित किले इस नामांकन का हिस्सा हैं? रायगढ़, पन्हाला, सिंधुदुर्ग, राजगढ़। शामिल नहीं। ग्वालियर किला, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से विभिन्न राजवंशों गुर्जर प्रतिहार, तोमर, मुगल आदि से जुड़ा रहा है, न कि विशुद्ध रूप से मराठा सैन्य परंपरा से। चित्तौड़गढ़ किला, ये राजस्थान में स्थित है और मेवाड़ राज्य का हिस्सा रहा है। ये पहले से ही यूनेस्को की राजस्थान के पहाड़ी किले श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है। अंततः दिए गए 6 किलों में से केवल 4 किले भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में शामिल किए गए। भारतीय संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संसद की प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल का उल्लेख है, किंतु शून्यकाल का कोई औपचारिक उल्लेख नहीं है। कथन 2, शून्यकाल के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कथन 3, प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल के संचालन के संबंध में अंतिम प्राधिकारी होता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। प्रश्नकाल संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होता है। शून्यकाल का कोई औपचारिक उल्लेख नियम पुस्तिका में नहीं है, यह मात्र एक संसदीय परंपरा है। कथन 2 सही नहीं है। अल्प सूचना प्रश्न वे होते हैं जिन्हें सामान्यतः 10 दिन से कम समय की सूचना पर प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाता है, जब विषय अत्यंत तत्कालीन हो। इन्हें शून्यकाल के दौरान नहीं पूछा जा सकता। शून्यकाल में सांसद बगैर पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण विषय उठा सकते हैं, परंतु वे अल्प सूचना प्रश्नों की श्रेणी में नहीं आते। कथन 3 सही है। अध्यक्ष और सभापति अपने अपने सदनों में प्रश्नकाल के संचालन के
संबंध में अंतिम प्राधिकारी होते हैं, अतः दो कथन सही हैं। हाल ही में बड़े पैमाने पर ब्लैक होल विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों को रेडियो दूरबीन के माध्यम से देखे जा सकने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग के रूप में संदर्भित करता है। ऑप्शन बी, इसमें आकाश गंगा के केंद्रों पर पाए जाने वाले अति विशाल ब्लैक होल से छोटे ब्लैक होल शामिल हैं। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न करने हेतु पिंडों को विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी, यह पुष्टि करता है कि वर्तमान ताराकीय मंडलों द्वारा 100 से 150 सौर द्रव्यमान के ब्लैक होल की भविष्यवाणी की जा सकती है। आंसर बी, यह कथन सही है क्योंकि हाल ही में जिन गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाया गया है वे ऐसे ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न हुई थी जिनका द्रव्यमान लगभग 100 से 140 सौर द्रव्यमान था। ये ब्लैक होल उन सुपरमैसिव ब्लैक होल से छोटे होते हैं जो सामान्यतः आकाश गंगाओं के केंद्रों में पाए जाते हैं एवं जिनका द्रव्यमान लाखों से अरबों सौर द्रव्यमान तक होता है। ये खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसे ब्लैक होल के अस्तित्व को दर्शाती है जो न तो सामान्य तारकीय विकास मॉडल यानी स्टेलर थ्योरीज द्वारा आसानी से पूर्वानुमानित किए गए थे और न ही ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल माने जाते हैं। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट की चर्चा कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती है? ऑप्शन ए, वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड व्यापार हेतु सर्वाधिक उपयुक्त आर्द्र भूमियों की पहचान करना। ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि पर्यटन क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग करना। ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल भित्तियों के विरंजन की सीमा का मापन। ऑप्शन डी, विभिन्न क्षेत्रों में आर्द्र भूमि परिस्थितिकी तंत्र की स्थिति और प्रवृत्तियों का आकलन करना। आंसर डी, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 एक व्यापक रिपोर्ट है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि परिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति, क्षरण के प्रवृत्तियों तथा संरक्षण एवं पुनर्स्थापन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना है। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि अफ्रीका की आर्द्र भूमियां सबसे अधिक क्षरणग्रस्त क्षेत्रों में से एक है। इसमें शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्रमुख कारणों के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट तत्काल पुनर्स्थापनात्मक प्रयासों व नीतिगत एवं वित्तीय निवेश की आवश्यकता पर बल देती है। जैव विविधता संरक्षण में जीन एडिटिंग के अनुप्रयोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये ऐतिहासिक नमूनों से डीएनए का उपयोग करके खोई हुई अनुवांशिक विविधता को पुनर्स्थापित कर सकता है। कथन दो, यह असंबंधित प्रजातियों में ऊष्मा सहनशीलता जैसे गुणों को शामिल कर सकता है। कथन तीन, यह जनसंख्या में गिरावट के दौरान होने वाले हानिकारक उत्परिवर्तनों को कम कर सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी, जीन एडिटिंग तकनीक के माध्यम से संग्रहालयों, बायोबैंक या अन्य स्रोतों में संरक्षित ऐतिहासिक डीएनए नमूनों का उपयोग करके विलुप्त या क्षीण हो चुकी अनुवांशिक विविधता को पुनः स्थापित किया जा सकता है। कथन दो, शब्द योजना के संबंध में सही नहीं है किंतु सैद्धांतिक तौर पर सही है। यद्यपि मूल लेख में कहा गया है कि जीन संबंधित बेहतर रूप से अनुकूलित प्रजातियों से प्राप्त किए जा सकते हैं, असंबंधित प्रजातियों से नहीं, फिर भी इस कथन को यदि ऊष्मा सहनशीलता जैसे गुणों को संबंधित प्रजातियों से ग्रहण करने के संदर्भ में देखा जाए तो इसे तकनीकी रूप से यथोचित व्याख्यायित किया जा सकता है। कथन तीन सही है। लक्षित संपादन जनसंख्या बाधाओं के दौरान जमा हुए हानिकारक उत्परिवर्तनों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 क्रोएशिया, 3 हंगरी, 4 इटली, 5 स्लोवाकिया, 6 स्विट्जरलैंड। उपयुक्त में से कितने देश स्लोवेनिया के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 5, ऑप्शन डी सभी 6। आंसर बी, स्लोवेनिया निम्नलिखित देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। ऑस्ट्रेलिया उत्तरी सीमा, क्रोएशिया दक्षिण और दक्षिण पूर्व, हंगरी पूर्व, इटली पश्चिम। यद्यपि स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड स्लोवेनिया के पड़ोसी देश नहीं है और न ही इससे स्लोवेनिया की कोई स्थलीय सीमा साझा होती है। भौगोलिक दृष्टि से स्लोवेनिया की स्थिति मध्य यूरोप में रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आल्प्स पर्वत श्रृंखला और एड्रियाटिक सागर तट दोनों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे यह यूरोपीय व्यापार और पारगमन का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार उपयुक्त 6 देशों में से केवल 4 देश स्लोवानिया के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन यानी FTO के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।